33 दिन बीत गए हैं और दिल्ली की सरहदों पर किसान अब भी जमे हुए हैं, लेकिन अगले 2 दिन कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसानों के बीच क्या होने वाला है ये मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा दिल्ली में अब मेट्रो जो है वो बिना ड्राइवर के चलेगी, लेकिन कितनी सुरक्षित है बिना ड्राइवर के चलने वाली ये मेट्रो, इस पर भी बात करेंगे। और मुंबई में ईडी का जो दफ्तर है वो कैसे बन गया बीजेपी का प्रदेश कार्यालय। सीबीएसई की परीक्षाओं को लेकर ये क्या कंफ्यूजन चल रहा है भाई, तारीखों का ऐलान क्यों नहीं हो रहा है, इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही अगर आपको अपनी गाड़ी पर जाट, गुर्जर, ब्राह्मण, यादव या फिर अपनी जाति लिखवाने का शौक है तो भैया सावधान हो जाइएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। और आखिर में बात होगी विराट कोहली की कि विराट कोहली ने क्या मचाया है धमाल। इन तमाम खबरों पर चर्चा करेंगे आज हम अपने इस बुलेटिन में। नमस्कार, मैं हूं नीरज। सबसे पहले बात करेंगे किसान आंदोलन की जो 33वें दिन में प्रवेश कर चुका है। किसान लगातार सरकार से ये कह रहे हैं कि वो कृषि कानूनों को वापस ले, लेकिन सरकार बातचीत के जरिए कोई समाधान निकालने के पक्ष में है। लेकिन ये बर्फ जो जमी हुई है सरकार और किसानों के बीच, ये पिघलती हुई नज़र नहीं आ रही है। इस बीच सरकार ने किसान संगठनों को 30 दिसंबर को एक बार फिर बातचीत के लिए जो आमंत्रित किया है। इससे पहले कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से किसानों ने एकदम सरकार के सामने बातचीत ना करने का ऐलान कर दिया था और कहा था कि आप जो हैं वापस लीजिए ये कृषि कानून। लेकिन एक बार फिर अब 30 दिसंबर 2020 को यानी परसों 2 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्रीय मंत्री स्तर की समिति के साथ किसान जो है वो बातचीत करेंगे सरकार के साथ। लेकिन मैं आपको पहले से बता दूं कि इस बातचीत पर शर्तों का बोझ है। वो क्या हैं शर्तें? 4 शर्तें किसानों ने रखी हैं कि इस बातचीत में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की संभावनाओं पर चर्चा हो, एमएसपी पर कानूनी गारंटी की जो मांग है वो बातचीत के एजेंडे में रहे, कमीशन फॉर द एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ऑर्डिनेंस के तहत सजा का जो प्रोविजन है किसानों पर वो लागू ना हो। ये पराली जलाने वाला मामला है, जो पराली जलाने की वजह से हवा में प्रदूषण बढ़ता है, ये वो कानून है। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल के बदलाव का मुद्दा भी बातचीत में शामिल होना चाहिए। ये किसानों ने पहले से ही 4 शर्तें रख दी हैं। वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा है कि कृषि कानूनों को लेकर जो झूठ की दीवार किसानों के बीच खड़ी की गई है वो जल्द ही गिर जाएगी। उधर इस बीच एक और बड़ा कदम उठाते हुए किसानों को एक संदेश देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने क्या कहा, आप जरा ये सुनिए। कृषि से जुड़े जितने भी सुधार हो रहे हैं, इनकी सबसे बड़ी ताकत भी गांवों के लोगों की, किसानों की, युवाओं की भागीदारी है। एफपीओस यानी किसान उत्पादक संघ हो, दूसरे सहकारी संघ हो, महिलाओं के स्वयं सहायता समूह हो, कृषि व्यापार में और कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में इनको प्राथमिकता दी जा रही है। नए कृषि सुधारों से कृषि से जुड़ा जो व्यापार कारोबार बढ़ने वाला है, उसके बड़े लाभार्थी भी किसानों के, ग्रामीण युवाओं के, महिलाओं के यही संगठन है। कृषि कारोबार में जो निजी निवेश होगा उससे सरकार की इन कोशिशों को ताकत ही मिलेगी। हम पूरी निष्ठा से, पूरी ताकत से भारतीय कृषि को और किसान को सशक्त करने के रास्ते पर चलते रहेंगे। एक बार फिर देश के किसानों को 100वीं किसान रेल और नई संभावनाओं के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक तरफ किसान जो हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ
प्रधानमंत्री पिछले 5 महीने में अगस्त से लेकर दिसंबर तक 100 किसान रेल चला चुके हैं। वो पीएम किसान सम्मान राशि में करोड़ों रुपए रिलीज कर रहे हैं। यानी सरकार ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि वो किसानों की बहुत बड़ी खैर ख्वाह है और जो ये किसान विरोध कर रहे हैं ये बस मुट्ठी भर किसान हैं जो कि बेवजह ये आंदोलन कर रहे हैं। तो सरकार और किसानों के बीच इस तरह तो यकीन की दीवार खड़ी नहीं होगी। सरकार को किसानों का यकीन तो जीतना पड़ेगा, वरना जो किसान 33 दिन से बैठे हुए हैं अपना राशन पानी लेकर दिल्ली की सरहदों पर, वो इतनी आसानी से तो अब वापस नहीं जाएंगे। लेकिन जैसा मैंने आपको अभी बताया था कि 30 दिसंबर को एक बार फिर बातचीत होगी किसान और सरकार के बीच। उस बातचीत में क्या निकलता है, क्या ये साल 2020 जाते जाते इस किसान आंदोलन को भी लेकर जाता है या फिर अगले साल भी किसान यूं ही बैठे रहेंगे, ये हमें शायद 30 तारीख को पता चल पाए। चलते हैं अगली खबर की तरफ, और वो खबर जिसने महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में एक बार फिर तूफान मचा दिया है। पीएमसी बैंक घोटाला याद है आपको? ये हुआ था पिछले साल और इसके बाद बहुत ही कंट्रोवर्सी हुई थी। लेकिन अब इस घोटाले के जो तार हैं वो शिवसेना नेता संजय राउत के घर तक पहुंच गए हैं। ईडी ने संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को एक सम्मन भेज दिया है, पूछताछ के लिए बुलाया है। और इसके बाद संजय राउत ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल ईडी ने नए सिरे से मंगलवार को वर्षा राउत को ईडी के अधिकारियों के सामने हाजिर होने के लिए कहा है, यानी कल। तो जब ये ऐसा समन आया, दरअसल ये तीसरा समन है, इससे पहले भी 2 समन ईडी भेज चुकी है, ये ईडी का कहना है। लेकिन ये तीसरा समन आते ही शिवसेना नेता संजय राउत जो हैं वो एकदम आग बबूला हो गए। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मोदी सरकार पर हमला बोल दिया। उन्होंने साफ कहा कि सियासी विरोध की वजह से ही ये समन भेजा गया है और ईडी जो है वो सरकार के इशारे पर काम कर रही है। संजय राउत ने कहा कि हम कानून का पालन करेंगे, लेकिन हमें जबरन डराया जाएगा तो हम नहीं डरेंगे। उन्होंने चेतावनी दी, उन्होंने एक तरीके से धमकी दी कि उनके पास 121 बीजेपी नेताओं के नामों की एक फाइल है, वो ईडी को देंगे और फिर ईडी जरा उस फाइल पर काम करे। अगले 5 साल तक काम करना पड़ेगा, इतनी लंबी फहरिस्त और इतने मामले में ईडी को दूंगा, ये कहा संजय राउत ने। इस बीच एक दिलचस्प मामला हुआ कि शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने मुंबई में जो ईडी का दफ्तर है वहां पर जाकर एक बड़ा सा बैनर लगा दिया और उस पर लिखा था बीजेपी प्रदेश कार्यालय। यानी ये कहने की कोशिश ईडी बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है, ये ईडी का दफ्तर नहीं है, दरअसल ये अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी का ही दफ्तर है। लेकिन ईडी के अधिकारियों का इस पर कुछ और कहना है, आप सुनिए ईडी क्या कह रहा है इस मामले में। महाराष्ट्र की सरकार पुलिस के द्वारा या अन्य अफसरों के द्वारा किस पर कार्रवाई करती है, किसी का रातों रात घर तोड़ देती है, किसी को गिरफ्तार करती है, तो वह पारदर्शी है। पर केंद्र की जांच एजेंसी यदि शिवसेना नेता के घर ईडी का नोटिस भेजती है तो वह बदले की भावना, ये किस प्रकार का इनका दोहरा मापदंड है? यानी आप करो वह चीज पारदर्शी और केंद्र की जांच एजेंसी यदि नोटिस भी भेजती है वो बदले की भावना। इस प्रकार से ढोल दोनों तरफ से बजाने का आपको अधिकार नहीं है। जांच एजेंसी प्रामाणिकता के साथ, पारदर्शिता के साथ अपना काम कर रही है, उसे आपको सहयोग करना होगा। और जांच एजेंसियों को सियासत के साथ जोड़ने का दुस्साहस महाराष्ट्र सरकार की शिवसेना, कांग्रेस या राष्ट्रवादी दल न करे। ईडी के सूत्रों का कहना है कि दरअसल वो वर्षा राउत से एक रसीद के बारे में पूछताछ करना चाहते हैं। वो रसीद एक राशि है जिसका गबन हुआ था इस पूरे घोटाले के दौरान। तो वो कोई राजनीतिक द्वेष से ये काम नहीं कर रहे हैं, एक घोटाला हुआ है जिसकी उन्हें पूछताछ करनी है। लेकिन सूत्रों ने हमें ये बताया कि प्रवीण रावत नाम का एक आरोपी था जिसकी पत्नी के साथ वर्षा रावत ने 50 लाख रुपए का लेन देन किया था। उसी लेन देन के सिलसिले में ईडी ने संजय राउत की पत्नी वर्षा रावत को बुलाया है। हालांकि वर्षा रावत की ओर से कहा गया है कि उन्होंने एक संपत्ति खरीदनी थी जिसके लिए उन्होंने 50 लाख रुपए उधार लिए थे और वो तमाम उसके बाद अपने जो IT रिटर्न्स भरते रहे हैं उनमें भी उसका जिक्र करते रहे हैं। PMC घोटाला था क्या, इसके बारे में भी मैं ज़रा
आपको बता देता हूं कि सितंबर 2019 में एक विसल ब्लोअर की मदद से आरबीआई को यानी भारतीय रिजर्व बैंक को यह पता चला कि मुंबई के पीएमसी बैंक में कुछ घपला चल रहा है। एक रियल स्टेट के डेवलपर के साथ 6500 करोड़ रुपए का लेन देन वो नकली बैंक खातों के जरिए हो रहा है। इसके लिए आरबीआई ने 24 सितंबर 2019 को एक मोरिटोरियम लगा दिया, यानी एक सीमा तय कर दी कि आप इससे ज़्यादा पैसा नहीं निकाल सकते। शुरुआत में हर खाता धारक जो है वो 50,000 रुपये ही निकाल सकता था, हालांकि अब ये सीमा 1 लाख रुपए कर दी गई है। लेकिन अगर मैं वापस संजय रावत पर आऊँ, वो कह रहे हैं कि बीजेपी ईडी का इस्तेमाल कर रही है। तो देखिए, दरअसल विपक्षी पार्टियाँ, चाहे वो राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो या फिर कई और दूसरी पार्टियाँ, ये कहती रही हैं कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इन सब का केंद्र सरकार अपने राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती है। हाल में ही महाराष्ट्र के एक बड़े नेता एकनाथ खड़से, वो हाल में ही बीजेपी को झटका देकर शामिल हुए थे एनसीपी में, उनको भी ईडी ने एक सम्मन भेजा है। इसके पहले चाहे वो शरद पवार हो, चाहे वो प्रफुल्ल पटेल हो, चाहे वो राज ठाकरे हो, इन तमाम लोगों को भी ईडी के नोटिस जाते रहे हैं। तो भाई ये टाइमिंग जो होती है वो कभी इलेक्शन से पहले ये नोटिस जाते हैं या फिर इलेक्शन के बाद जाते हैं, और फिर एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बाद फिर महीनों उन पर कोई काम नहीं होता। इसलिए विपक्ष का जो ये आरोप है कि इन तमाम सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करती है केंद्र सरकार, ये कहती रही हैं विपक्षी पार्टियां। एक बार फिर संजय रावत ने वही बात कही है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। जो खबर जुड़ी हुई है लाखों बच्चों के भविष्य से, यानी सीबीएसई की परीक्षा। सीबीएसई की परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने एक ट्वीट करके कहा है कि किसी भी वक्त ये परीक्षाएं जो हैं वो इनकी जानकारी दी जा सकती है। कब होंगी ये परीक्षाएं? ये ट्वीट के मुताबिक गुरुवार यानी 31 दिसंबर को शाम 6 बजे 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान सीबीएसई कर देगा। निशंक ने स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स और स्कूलों को कहा है कि वो लेटेस्ट अपडेट के लिए उनके ट्विटर हैंडल को फॉलो करते रहें। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले शिक्षकों के साथ एक संवाद में निशंक ने बोर्ड परीक्षा से जुड़े कुछ सवालों के जवाब दिए थे। इसमें उन्होंने बताया था कि फरवरी 2021 तक सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं नहीं करवाई जाएंगी, लेकिन कब करवाई जाएंगी ये सवाल रह गया था, ये कन्फ्यूज़न रह गया था। अब 31 तारीख को ये जो है वो तारीखें बताई जाएंगी और छात्र जो हैं ये उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें पूरा वक्त मिल जाएगा तैयारी करने के लिए और अपने एग्ज़ाम्स ठीक से देने के लिए। तो यहाँ से चलते हैं अब अगली खबर की तरफ, और वो खबर है दिल्ली की मेट्रो से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में बिना ड्राइवर की मेट्रो को हरी झंडी दिखाई। जी हाँ, इसमें कोई ड्राइवर रहेगा ही नहीं। सबसे पहले आप हमारे संवाददाता राम किंकर की ये रिपोर्ट देखिए। ड्राइवर के बिना चलने वाली ट्रेन फिलहाल इस वक्त एक टनल में है और मैं उसी जगह पर भी हूं जहां पर सबसे पहले ड्राइवर बैठा करता था और ड्राइवर इस पूरी ट्रेन को ऑपरेट करता था, लेकिन पूरी तरह से ऑटोमेटेड सिस्टम है। आप देखिए किस तरह से, और सख्त हिदायत दी गई है कि कोई किसी को टच नहीं करेगा और अमूमन ये लॉक रहेगा और यहाँ किसी को आने की इजाजत नहीं रहेगी। और आप देखिए कि किस तरह से इन्हीं सारे इंस्ट्रक्शंस के जरिए यह मेट्रो ट्रेन आगे की तरफ बढ़ रही है और फिलहाल अब ये टनल से आगे की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इन सब के बीच आपको बता दें कि सब कुछ ऑटोमेटेड होगा, यानी जो ये फ्रंट डोर आप देख रहे हैं इसके सामने की तरफ भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, अंदर की तरफ भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और इसी सीसीटीवी कैमरे की मॉनिटरिंग दरअसल 24 घंटे मेट्रो भवन में स्थित जो कंट्रोल रूम बनाया गया है वहां पर लगातार हो रही है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए जो ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेक्स हैं वो लग जाएंगे और यह ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी देकर इसे रवाना किया है। फिलहाल ये चल रही है मजेंटा लाइन पर, कुछ फेज में पिंक लाइन पर भी चलेगी और अगर पिंक लाइन पे भी शुरू हो जाएगी तो तकरीबन 10% जो है वो इफिशियंसी इसकी बढ़ेगी। और आपको बता दें कि अंतर कॉमन मेट्रो से और इसमें यही है कि जहां पहले ड्राइवर बैठता था ये केबिन बहुत बड़ा होता था, लेकिन अब आप देख रहे हैं सिर्फ एक सीट की ही जगह है और इसी तरह से मेट्रो के शुरुआती और आखिरी दोनों जगहों पर जो स्पेस था वो कम हुआ, लिहाजा
जो स्पेस है कोचेस का वो बढ़ गया है। और इन सब के बीच आपको बता दें कि साफ तौर पर बिना ड्राइवर के चलने वाली इस मेट्रो का जो अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, वो अपने आप में अनोखा है। तो भाई सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है कि बिना ड्राइवर की मेट्रो चलेगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आपके और मेरे मन में आता है ना कि बिना ड्राइवर की मेट्रो सुरक्षित कितनी है। तो डीएमआरसी का ये दावा है कि ये तकनीक बिना ड्राइवर की मेट्रो वाली उनके पास 2017 से 3 साल से मौजूद है, लेकिन वो लगातार इसकी सुरक्षा से जुड़े हुए जो तमाम टेस्ट हैं, तमाम परीक्षण हैं, वो कर रहे थे। फिर इस साल मई 2020 में इसे लागू किया जाना था, लेकिन कोरोना साहब आ गए, कोविड आ गया, तो उसके बाद तो तमाम जो हैं ऑपरेशन, कई तरह के ऑपरेशन जो हैं वो स्थगित करने पड़े, तो बिना ड्राइवर की मेट्रो को भी स्थगित कर दिया गया। खैर अब ये मेट्रो चल रही है बिना ड्राइवर वाली, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि इसमें ड्राइवर रहेगा ही नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि फ़िलहाल जो ये तकनीक, इसके अलग अलग ग्रेड होते हैं बिना ड्राइवर के अगर आपको तकनीक से चलाना है, तो ये आखिरी ग्रेड में है। लेकिन अभी कुछ दिन हमारी मेट्रोज़ के अंदर एक ट्रेंड मेट्रो ऑपरेटर रहेगा, ताकि कोई इमरजेंसी अगर आ जाए तो वो उसे संभाल सके, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो भी हटा लिए जाएंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली खबर बड़ी दिलचस्प है। आपने ख़ास तौर पर एनसीआर के एरिया में, हालांकि देश के अलग अलग इलाकों में भी होता है, लेकिन एनसीआर के एरिया में आप कारों के पीछे, कार या जो भी व्हीकल्स हैं, पर्सनल व्हीकल्स, उनके पीछे विंड स्क्रीन पर आप लिखा हुआ देखते होंगे जाट, गुज्जर, ब्राह्मण, यादव, यानी अपनी अपनी जातियां लिखते हैं लोग। अगर आपको भी ऐसा कोई शौक है तो भैया सावधान हो जाइएगा, क्योंकि चालान कट सकता है। कैसे, देखिए ये रिपोर्ट। अगर आप भी अपनी गाड़ी के पीछे अपनी जाति लिखते हैं तो उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत बिल्कुल नहीं है। दरअसल हाल के सालों में गाड़ियों पर जाति लिखने का फैशन सा चल पड़ा। आमतौर पर लोग अपनी गाड़ियों पर जाट, यादव, गुर्जर, क्षत्रिय, राजपूत, पंडित, मौर्य लिखवा कर चलते हैं। हालांकि अब इसे लेकर यूपी सरकार सख्त दिख रही है। यूपी सरकार अब इस पर लगाम लगाने की तैयारी में है। अब गाड़ियों पर जाति लिखकर चलने पर परिवहन विभाग ने अभियान चलाकर सीज करने या धारा 177 में चालान करने का आदेश जारी कर दिया है। प्राउड जाट, गुर्जर की सवारी, पंडित जी, खान भाई की गाड़ी जैसे सिंबल लिखने वालों की गाड़ियां अब सीधे सरकार जब्त करेगी। साथ ही ऐसे वाहन मालिकों का चालान भी किया जाएगा। इस बारे में प्रदेश के सभी जिलों के परिवहन अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ ने यूपी सरकार को पत्र लिखकर इस प्रथा पर रोक लगाने का निर्देश दिया था। इसके बाद योगी सरकार ने यह आदेश जारी किया। यूपी की राजनीति और सामाजिक व्यवस्था में जातीय समीकरण बेहद अहम माने जाते हैं। हर बार जब भी यहाँ विधानसभा चुनाव होते हैं या फिर पंचायत चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव, जाति ही यहाँ पर सबसे प्रमुख होती है। और इसी बीच केंद्र सरकार को लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसमें ये कहा जा रहा था कि गाड़ियों पर जाति सूचक स्टिकर लगाने का प्रचलन ज्यादा है, जिससे सांकेतिक अर्थ एक दूसरी जाति को कमतर दिखाने की कोशिश भी है। सरकार की दलील रही कि सभ्य समाज के लिए इस तरह की भाषा ठीक नहीं। इसी के आधार पर पीएमओ ने यूपी सरकार को पत्र लिखकर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। पीएमओ का पत्र मिलते ही इसे लेकर सक्रिय हुई यूपी सरकार ने गाड़ियों के चालान और सीज करने की कार्रवाई को लेकर सभी जिलों के परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिए। यूपी सरकार शुरुआत में लोगों को ऐसा करने से रोकने के लिए फिलहाल जागरूकता अभियान भी चला रही है। गौरतलब है कि आजकल सड़कों पर ऐसे वाहनों की भरमार नजर आती है जिस पर जाति का उल्लेख हो। लोग धड़ल्ले से अपने वाहन पर जाति लिखकर चल रहे हैं। इसको लेकर लोग लगातार सरकार से शिकायत भी कर रहे थे। इन शिकायतों को केंद्र सरकार ने गंभीरता से लिया। पीएमओ ने यूपी सरकार को पत्र लिखकर इसे रोकने के लिए कदम उठाने को कहा। दरअसल जाति सूचक शब्दों वाली इन गाड़ियों के चालान काटने का फैसला यूपी सरकार ने लिया है। हम जब इन लोगों से बात करते हैं, इनसे पूछते हैं भाई आप ऐसा क्यों लिखते हैं, तो ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि हम जिस भी जाति से हैं, चाहे हम जाट हैं, चाहे ब्राह्मण हैं, चाहे यादव हैं, चाहे जो भी हैं, वो हम उस पर गर्व करते हैं, हम इसलिए लिखते हैं। लेकिन असल बात यह है, साइकोलॉजी इसके पीछे ये है कि ये एक धमकी के अंदाज में लिखा रहता है, भैया मैं फ़लानी जात से हूँ, मुझसे कोई पंगा मत लेना।
ये इस अंदाज में लिखे हुए होते हैं और शायद इसकी वजह से कई बार सड़कों पर हमने झगड़े होते हुए भी देखे हैं। एक और इसके पीछे साइकोलॉजी है कि अपने समाज में अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए अपनी गाड़ी पर अपनी जाति का नाम कोई शख्स लिखवा लेता है। ये वो एक तरीके से संदेश दे रहा होता है कि मैं अपने इस पूरे समाज को, इस पूरे समुदाय को रिप्रेजेंट करता हूँ, यानी वो एक तरीके से खुद को उनका नेता बता देता है। तो ये तमाम बातें हैं, लेकिन इसकी वजह से कई बार सड़क पर कानून व्यवस्था में भी फ़र्क पड़ता है। तो पीएमओ ने ये खत लिखा था यूपी सरकार को, भैया कि अपने इलाके में इसको बंद करवाइए। तो उसके बाद से अब ये चालान काटने यूपी पुलिस ने शुरू कर दिए हैं और लोगों से कहा गया है, साफ ये कह दिया गया है, ताकीद कर दी गई है कि भैया ये अपनी जाति वाती अपनी गाड़ियों के ऊपर आप ना लिखिए। तो अब चलते हैं इसके बाद हम क्रिकेट की तरफ। और क्रिकेट में आईसीसी ने अपने डिकेड अवार्ड्स का ऐलान किया, यानी पिछले 10 सालों में किसी खिलाड़ी ने क्या प्रदर्शन किया, दुनिया के तमाम खिलाड़ियों ने क्या प्रदर्शन किए, उसके आधार पर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गए हैं। और आईसीसी ने चाहे वो T20 हो, चाहे वनडे हो, चाहे टेस्ट मैच हो, इन सब के लिए पिछले 10 साल के खिलाड़ियों को मिलाकर अपनी टीमें चुनी है। और इन तीनों ही फॉर्मेट की टीमों में अपने कोहली और धोनी ने धूम मचा रखी है। देखिए ये रिपोर्ट। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने टेस्ट, वनडे और T20 टीम ऑफ द डेकेड की घोषणा कर दी है। कमाल की बात यह रही कि इन तीनों ही टीम में विराट कोहली को आईसीसी ने जगह दी और वो एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने तीनों टीमों में जगह बना ली है। आईसीसी ने जिस टेस्ट टीम का चयन किया है उसमें सिर्फ 2 भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली और आर अश्विन को ही जगह मिली है। आईसीसी ने विराट कोहली को टेस्ट टीम का कप्तान भी बनाया है। इसके अलावा भारत के पूर्व वर्ल्ड चैंपियन कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को दशक की बेस्ट वनडे और T20 टीमों का कप्तान चुना है। आईसीसी ओडीआई टीम में धोनी के अलावा 2 और भारतीय रोहित शर्मा और विराट कोहली हैं। वहीं T20 की बात करें तो इसमें विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह भी शामिल हैं। महिला क्रिकेट श्रेणी में भारत की 2 अनुभवी खिलाड़ी मिताली राज और झूलन गोस्वामी को आईसीसी ने अपनी इस दशक की महिला वनडे टीम में चुना है। वहीं भारत की T20 टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर और पूनम यादव आईसीसी की इस दशक की महिला T20 टीम में जगह बनाने में सफल रही हैं। तो भाई धीरे धीरे हमसे विदा ले रहा जो ये साल 2020 है, ये 4 दिन बाद फाइनली हमें टाटा बाय बाय कह देगा। लेकिन फिलहाल वक्त है मुझे आपको टाटा बाय बाय कहने का। आज इस बुलेटिन में इजाज़त दीजिए, कल फिर हाजिर होऊंगा वो तमाम खबरें लेकर जो आपके लिए जानना है ज़रूरी और उनका आपके और मेरी ज़िंदगी में क्या महत्व है, इस पर चर्चा भी करेंगे। आज के लिए नमस्कार।